क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस में आपका स्वागत है। हमारे चैनल द्वारा लगातार एनसीईआरटी क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। ये क्लास 7 एनसीईआरटी साइंस का जो है 10वां चैप्टर है, उसका नाम है विद्युत धारा और इसके प्रभाव। तो विद्युत धारा और इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं, यहाँ से फिजिक्स के टॉपिक से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। और कहीं आपको कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं सीधे चैप्टर की ओर। ये साइंस क्लास 7 एनसीईआरटी का 10वां चैप्टर है, विद्युत धारा और इसके जो है प्रभाव। तो विद्युत धारा का क्या प्रभाव पड़ता है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा, फिजिक्स का यह टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो इसको हमें भी ध्यान से पढ़ना है। और हमारे चैनल द्वारा लगातार एनसीईआरटी आपको प्रोवाइड कराई जा रही है, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है कि आपने कक्षा जो है क्लास 6 के अध्याय 9 में सुझाए गए खेल आपका हाथ कितना स्थिर है को खेलने का प्रयास किया होगा। यदि नहीं तो अब आप इसे जो है करके देखिए। तो इसमें एक तरह से बताया गया है, इंट्रोडक्शन शुरू किया गया है। ठीक है, कि आप जो है विद्युत धारा के बारे में कैसे हमें पढ़ना है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है, क्या आप इस परिपथ जो है या परिपथ आसानी से सीख सकते हैं। इससे बूझो ने यह जानना चाहा कि क्या इन विद्युत अवयव को निरूपित करने का कोई आसान उपाय है। मतलब जो ये विद्युत परिपथ बनाया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये बैटरी से जोड़ करके और फिर इसको लाइट जलाया गया। तो ये पूरा जो है एक विद्युत परिपथ होता है, जहाँ से लाइट जो है बैटरी से और बल्ब तक पहुंचती है। तो इसको पूरे को आप समझ सकते हैं कि ये विद्युत परिपथ होता है। इसी के बारे में हमें इस पे पूरा पढ़ना है। तो लिखा है, विद्युत अवयव के जो प्रतीक होते हैं इनके देख लेते हैं। लिखा है, कुछ सामान्य विद्युत अवयव को प्रतीकों द्वारा निरूपित किया जो है जा सकता है। तो सारणी जो है 10.1 में कुछ विद्युत अवयव और उनके प्रतीक दर्शाए गए हैं। पहले हम उसको देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ठीक है, जैसे यहाँ देख सकते हैं, तो विद्युत परिपथ के कुछ अवयव के प्रतीक है। जैसे आप विद्युत सेल है, इसका प्रतीक आप देखिए, ये इस तरह से बना हुआ है। विद्युत बल्ब का प्रतीक जो है ये इस तरह से टंगस्टन जैसे जलता है ना, उसके हिसाब से बना हुआ है। स्विच जो है ऑन स्थिति में इस तरह से, ऑफ स्थिति में इस तरह से। बैटरी जो है इस तरह से, उसका जो है अलग अलग सबका सिंबल बनाया गया है समझने के लिए। और संयोजी जो तार होता है उसको इस तरह से जो है अलग अलग सिंबल सबको दिया गया है। तो उसी चीज को यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, पहले हम देखेंगे आगे क्या कहा जा रहा है। तो लिख रहा है, आपको जो है विभिन्न पुस्तकों में इन अवयवों के विभिन्न प्रतीक देखने को मिल सकते हैं, तथा इस पुस्तक में हम यहाँ पर दर्शाए गए प्रतीकों का ही उपयोग करेंगे और प्रतीकों के माध्यम से ही इसको हम जानने का प्रयास करेंगे। आगे लिखा है, इन प्रतीकों को ध्यानपूर्वक देखिए। विद्युत सेल के प्रतीक पर ध्यान दीजिए। इसमें एक लंबी रेखा तथा दूसरी छोटी परंतु मोटी समांतर रेखाएं हैं। क्या आपको याद है कि विद्युत सेल में एक धन जो है टर्मिनल तथा एक जो है ऋण टर्मिनल होता है। विद्युत सेल में हमने दिखाया था आपको। ठीक है, आप यहाँ चाहे विद्युत सेल जो है आप दोबारा से यहाँ दे सकते हैं। जैसे आप ये विद्युत सेल देखिएगा, तो यहाँ पर आपको देखिएगा एक आपका माइनस है और एक आपका प्लस है। तो इसी चीज को यहाँ पर सिंबल के रूप में आपको वो दिखाया गया है। ठीक है, आगे लिखा है यहाँ पे जो है निरूपित करता है, विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा धन टर्मिनल को और छोटी और मोटी जो रेखा ऋण होती है वो ऋण जो है किसको, तो ऋण टर्मिनल को निरूपित करती है। ठीक है, उसी तरह से स्विच के लिए जो है ऑन की स्थिति तथा ऑफ स्थिति चित्र में दर्शाए गए प्रतीकों के रूप में निरूपित किया गया है। तो आप एक बार फिर से अगर आप देखें तो यहाँ पे स्विच जो है एक ऑन का और एक ऑफ का, तो ये ऑन का है और ये ऑफ का जो है यहाँ पर दिखाया गया है। तो आप इसको भी समझ सकते हैं कि इसी तरह के प्रतीकों का उपयोग हमारे यहाँ किताबों में किया गया है, इसको आपको समझाने के लिए किया गया। तो लिखा है, तो आप इस चित्र को देख लिए हैं। तो लिखा है आगे कि परिपथ के विविध जो है अवयव को संयोजित करने में उपयोग होने वाले संयोजक तार रेखाओं द्वारा निरूपित किए गए हैं। ठीक है, उसी तरह आगे दिखाया जा रहा है कि सारणी जो है इसमें दिया गया है कि एक बैटरी तथा उसका प्रतीक भी दर्शाया गया है। क्या आप जानते हैं कि बैटरी मतलब क्या होती है। बैटरी के प्रतीक को ध्यान से देखिए। क्या जो है अब आप बता सकते हैं कि बैटरी क्या हो सकती है। तो आप पहले बैटरी का अगर हम प्रतीक देखते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि बैटरी क्या हो सकती है। तो इसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। ठीक है, और जब इसको हम जोड़ते हैं तो इसी चीज को देखो आप, यहाँ पर एक से बाद एक जो जोड़ा गया है उसी को यहाँ पे दिखाया गया है कि वो किस तरह से काम करते हैं। ठीक है,
आगे लिखा है कि बैटरी के प्रतीक को ध्यान से देखिए। क्या अब आप बता सकते हैं कि बैटरी क्या हो सकती है? कुछ क्रियाकलापों के लिए हमें एक से अधिक सेलों की आवश्यकता हो सकती है, अतः हम चित्र जो है 10.2 में दर्शाए गए अनुसार दो या दो से अधिक सेलों को एक साथ उपयोग करते हैं। ध्यान दीजिए कि एक सेल का धन टर्मिनल दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से संयोजित किया जाता है। दो या अधिक सेलों के इस प्रकार के संयोजन को ही बैटरी कहते हैं। तो आप इसको आप समझ सकते हैं कि बैटरी का यूज हमारे यहाँ कहाँ कहाँ होता है, ये भी मैंने आपको बता चुका हूँ। आगे यहाँ लिखा भी है, देखो अब लिखा है कि टार्च जो है ट्रांजिस्टर, रेडियो, खिलौने, टीवी रिमोट कंट्रोल जैसी अन्य जो है कई युक्तियों में बैटरी उपयोग की जाती है, तथा इसमें कुछ युक्तियों में विद्युत सेलों को सदैव जो है कैसे दर्शाया जाता है, जैसे आपको यहाँ मैप पे दिया गया है, इस तरह से विद्युत सेलों को वहां पर लगाया जाता है। ठीक है, आगे लिखा है जो है कभी कभी सेलों को एक के साथ दूसरे से सटा करके रखा जाता है। तब फिर सेलों के टर्मिनल को किस प्रकार संयोजित करते हैं? किसी भी युक्ति के बैटरी वाले खाने को ध्यान से देखिए। प्रायः इसमें एक मोटा तार अथवा धातु की पत्ती जो है होती है, जो एक सेल के धन टर्मिनल को दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से जोड़ती है। जैसे यहाँ पर आपको दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पत्ती होती है वो एक दूसरे से यहाँ पे क्या करती है, सबको जोड़ करके रखती है। ठीक है, आगे लिखा है बैटरी के खानों में सेलों को सही ढंग से रखने के उद्देश्य से आपकी सहायता के लिए प्रायः उसमें क्या करते हैं, प्लस और माइनस चिन्ह अंकित किए जाते हैं, जिससे आप जो है विद्युत का उपयोग कैसे किया जाए इसी चीज को यहाँ पर एक एक करके बताया गया है। ठीक है, आगे लिखा है आपने क्रियाकलापों के लिए बैटरी बनाते समय हम सेलों को कैसे संयोजित कर सकते हैं? आप चित्र में जो है इसमें देख सकते हैं, ये सेल होल्डर है जो लकड़ी के एक गुटके जो है लोहे की दो पत्तियों और रबड़ के छल्लों का उपयोग करके एक सेल होल्डर बना दिया गया है। तो आप देख सकते हैं दो पत्तियों का उपयोग करके और रबड़ की सहायता से कैसे इसको बनाया गया है लकड़ी पर। यह आवश्यक है कि रबड़ के छल्ले धातु की पत्तियों को कसकर जकड़े रहते हैं। ठीक है, क्योंकि वो चूंकि प्लास्टिक के होते हैं रबड़, तो ये विद्युत के कुचालक होते हैं। ठीक है, आगे लिखा है दो या अधिक सेलों की बैटरियां बनाने के लिए आप जो है सेल होल्डर बाजार से भी खरीद सकते हैं। इसमें सेलों को उचित ढंग से इस प्रकार व्यवस्थित कीजिए कि एक सेल का धन टर्मिनल दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से संयोजित करे। ठीक है, जैसा वहां बताया गया है। ठीक है, आगे लिखा है जो ये मैप है आपका, इसके बारे में दिया गया है कि जो है चित्र 10.5 में दर्शाए गए अनुसार सेल होल्डर की धातु की दो क्लिपों में प्रत्येक के साथ तार का एक टुकड़ा संयोजित कीजिए। आपकी बैटरी जो है उपयोग के लिए तैयार हो जाएगी, जैसा यहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, आगे लिखा है किसी बैटरी को निरूपित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला प्रतीक जो है वो सारणी में वहां दिखाया गया है, तो वहां पे आप उसको देख करके समझ सकते हैं। ठीक है, और विद्युत जो है परिपथ क्या होता है इसके बारे में भी बताया गया है। आगे यहाँ लिखा है पहेली और बूझो, जो इसके करेक्टर हैं एनसीईआरटी में। तो पहेली तथा बूझो या जानना चाहते हैं कि क्या ट्रकों और इन्वर्टर्स में उपयोग होने वाली बैटरियां भी सेलों से बनी होती हैं, जो है जिससे आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तब फिर इन्हें जो है बैटरी क्यों कहते हैं? क्या आप इस प्रश्न का उत्तर पता करने में इसकी सहायता कर सकते हैं? तो इस तरह की जो बैटरियां बनती हैं वो दूसरे तरीके से बनती हैं, उसी चीज को आगे बताया जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखा है क्रियाकलाप जो है 10.1 में दिया गया है। चित्र जो है 10.7 में दर्शाए के अनुसार चित्र जो है परिपथ, मतलब एक विद्युत परिपथ बनाइए। जो यहाँ बना हुआ है एक विद्युत परिपथ है, जहाँ से बैटरी से जब विद्युत जाती है और ये जा करके जहाँ पर बल्ब है वहां पे पहुंचती है, तो एक तरह से इसे क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं। तो क्लास 6 में इस प्रकार के परिपथ का उपयोग एक बल्ब को जलाने करने के लिए किया गया था। क्या आपको याद है कि बल्ब केवल तभी जो है दीप्त मतलब जलेगा जब जो स्विच क्या होगा, ऑन की स्थिति में होगा। तो स्विच ऑन की स्थिति में है, जैसे ही स्विच ऑन जो है स्थिति में पहुंचता है वैसे ही बल्ब दीप्त हो जाता है, मतलब बल्ब क्या होता है, जलने लगता है। आगे लिखा है विद्युत परिपथ की प्रतिलिपि अपने नोटबुक में बनाइए, जैसा वहां पे बताया गया है। वो बच्चों के लिए एक होमवर्क दिया गया है। ठीक है, उसी चीज को यहाँ पर समझाया गया है। तो आप ये देख सकते हैं ये पूरा एक विद्युत का परिपथ है, जहां से विद्युत जो है जलती है, तो उसी चीज को यहाँ पर बताया गया है। आगे लिखा है प्रतीकों का उपयोग करके विद्युत परिपथ आरेख खींचना आप काफी आसान होता है, इसीलिए सामान्यतः हम विद्युत परिपथों को परिपथ आरेखों को पर निरूपित करते हैं। तो ये विद्युत जो है परिपथ है, इसी चीज को दिखाया गया। इस समय जो है ये ऑफ नहीं है, बल्कि जो है ऑन नहीं है, बिल्कुल ऑफ है। अगर ये तार इस पर छू जाएगा तो वो
ऑन हो जाएगा और ये परिपथ पूरा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को यहाँ दिखाया गया है। आगे लिखा है 10.9 द्वारा एक अन्य विद्युत परिपथ R1 दर्शाया गया, जिसे आपको ये बताया गया है। क्या जो है इसमें दर्शाया गया जो परिपथ है क्या वो पूर्ण है, तो पूर्ण नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्विच ऑफ है, तो इसलिए वो परिपथ पूर्ण नहीं है। यहाँ पे ये भी बताया गया है, आप देख सकते हैं लिखा है जो है विद्युत परिपथ में बल्ब दीप्त होगा, मतलब इस वाले जो परिपथ है क्या इसमें बल्ब जो है जलेगा, तो नहीं जलेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑफ है, ऑन नहीं है। लिखा है याद कीजिए बल्ब केवल तभी दीप्त होता है जब स्विच ऑन की स्थिति में हो तथा परिपथ बंद हो। ठीक है, आगे लिखा है बल्ब में एक पतला तार होता है जिसे हम तंतु अथवा जो है फिलामेंट कहते हैं। तो जो बल्ब का फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है, तो बना होता है टंगस्टन का बना होता है, और टंगस्टन बहुत जो है उसका गलनांक बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए जो है हम उसका उपयोग करते हैं। तो जो विद्युत होता है उसमें जो तार लगे होते हैं वो क्या होता है, वो फिलामेंट होता है, उसे हम तंतु भी कहते हैं। लिखा है यह तभी दीप्त होता है जब इससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यदि बल्ब का तंतु टूट जाता है तो यह फ्यूज हो जाता है। तो बल्ब का फ्यूज होना क्या होता है, जब वो टूट जाता है तो उसी को बल्ब का फ्यूज कहते हैं। जैसे आप इस मैप पे यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये तार लगा हुआ है, या आप देखिए टंगस्टन का बल्ब है, तो ये यही अगर टूट जाता है तो बल्ब क्या हो जाता है, उसी को हम कहते हैं बल्ब फ्यूज हो गया है। ठीक है, आगे यहाँ पे कुछ संकेत दिए गए हैं, लिखा है ध्यान दीजिए जो है कुंजी अथवा स्विच को परिपथ में कहीं पर भी लगाया जा सकता है। जब स्विच ऑन की स्थिति में होता है तो बैटरी के धन टर्मिनल से बैटरी के ऋण टर्मिनल तक परिपथ पूरा होता है, और परिपथ में तब बंद कहा जाता है जब सारे परिपथ में तुरंत विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। जब स्विच ऑफ की स्थिति में होता है तो परिपथ अधूरा होता है, और तब इसे हम खुला परिपथ कहते हैं। ध्यान रखना, खुला परिपथ कब होता है, जब ऑफ होता है। इस स्थिति में परिपथ किसी भी भाग में कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, क्योंकि वहां पे जो है वो स्विच ऑफ होता है। ठीक है, आगे लिखा है चेतावनी यहाँ दी गई है जो है, क्योंकि बच्चों को बस समझाया गया तो चेतावनी दी गई है। लिखा है विद्युत मेन से संयोजित दीप्त विद्युत बल्ब को कभी ना छुएं, क्योंकि इससे करंट क्या लग जाएगा, करंट लग सकता है। इसी चीज को यहाँ पर समझाया गया है, तो इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। आगे लिखा है यदि बल्ब का तंतु टूट जाए तो क्या तब भी परिपथ पूरा होगा, तो नहीं होगा, क्योंकि बल्ब जलेगा ही नहीं। क्या तब भी बल्ब दीप्त होगा, आपने यह ध्यान दिया होगा कि दीप्त बल्ब जो है गर्म हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसमें जो है ऊष्मा का संचार हो जाता है। लिखा है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, तो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है, तो लिखा है एक विद्युत सेल, एक टार्च बल्ब और एक स्विच तथा एक संयोजक तार लीजिए। जो है इसमें जो है जो चित्र आगे दिखाया गया है के अनुसार एक विद्युत परिपथ बनाइए। यह क्रियाकलाप केवल एक सेल का उपयोग करके किया जा सकता है। स्विच को ऑफ की स्थिति में रखिए, क्या बल्ब दीप्त होगा, तो बल्ब को छूकर देखिए, तो बल्ब जो है क्या होगा, जलेगा ही नहीं। अब स्विच को ऑन की स्थिति में लाइए और बल्ब को 1 मिनट अथवा कुछ समय तक जो है उसको जलने दीजिए, तो बल्ब को आप छूकर देख सकते हैं, तो बल्ब क्या हो जाता है, काफी गर्म हो जाता है। ठीक है, तो दोनों में क्या अंतर है, तो एक में बल्ब क्या हो गर्म होगा और एक में क्या हो जाएगा, बल्ब गर्म नहीं होगा। आगे लिखा है चित्र 10.10 में दर्शाए के अनुसार विद्युत परिपथ बनाइए और लगभग 10 सेंटीमीटर लंबा एक नाइक्रोम तार का एक टुकड़ा लेकर इसे 2 किलो के से बांध दीजिए। आपको नाइक्रोम का तार विद्युत जो है मरम्मत करने वाले किसी भी दुकान पर आपको ये मिल जाएगा, अथवा आप किसी जो है विद्युत हीटर के बेकार तार जो है अवयव का तार उपयोग ला सकते हैं। इस तार को स्पर्श कीजिए। अब स्विच को जो है ऑन की स्थिति में लाकर परिपथ को विद्युत धारा प्रवाहित कीजिए। कुछ सेकंड के पश्चात तार को स्पर्श कीजिए। इसे अधिक समय तक पकड़े मत रखिए। परिपथ में विद्युत धारा बंद कीजिए। कुछ मिनटों के पश्चात तार को पुनः स्पर्श करेंगे, लेकिन तार कभी भी हमें गर्म महसूस नहीं होगा, क्योंकि प्लास्टिक का बना होता है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं ये परिपथ बनाया गया है विद्युत का। याद रखना यहाँ पे प्लस है, ये माइनस है आपका, और यहाँ से अगर ये स्विच ऑफ की स्थिति दिखाया गया, अगर इसी तार को यहाँ जो है इसमें टच कर देंगे तो ये ऑन हो जाएगा और परिपथ क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। इसी चीज को वहां पर क्रियाकलाप पे समझाया गया है। ठीक है, आगे लिखा है सावधानी, स्विच को ऑन की स्थिति में अधिक समय तक ना रखें। ऐसा करने से सेल जो है अति शीघ्र दुर्लभ हो जाता है, मतलब कमजोर हो जाता है, टार्च में या कहीं पर भी। तो लिखा है आगे
जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तप्त हो जाता है। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। याद रखना, जब विद्युत धारा जो है, जो हमारी विद्युत है, जब किसी तार से प्रवाहित होती है तो इसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। क्या आप किसी ऐसे विद्युत जो है साधित का नाम बता सकते हैं जिसमें विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग होता है? तो इसे आप उसकी सूची बना सकते हैं। आगे लिखा है, आपने कमरे को गर्म अथवा खाना बनाने में उपयोग होने वाले विद्युत तापक देखे होंगे, जिससे विद्युत तापक मतलब होता है हीटर। इन सभी में तारों की एक कुंडली होती है। तार की इस कुंडली को विद्युत तापन अवयव अथवा केवल अवयव या एलिमेंट कहते हैं। आपने यह ध्यान दिया होगा कि जब इन जो है संधियों को विद्युत मेंस में संयोजित करके स्विच को ऑन की स्थिति में लाया जाता है तो में लाते हैं तो इनके अवयव रक्त जो है तप्त होकर के ऊष्मा देने लगते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, हीटर जब जलने लगता है तो इसमें जो ये तार जो लगे हैं इसी को हम कुंडली कहते हैं। ठीक है, आगे लिखा है, किसी तार में उत्पन्न ऊष्मा का जो परिणाम होता है उस तार के पदार्थ की धातु जिससे यह बनता है लंबाई तथा मोटाई पर निर्भर करता है। अतः विभिन्न आवश्यकताओं के लिए विभिन्न पदार्थों और विभिन्न लंबाइयों और मोटाइयों का तार उपयोग किया जाता है। तो आप देखेंगे हीटर में और प्रेस में मोटे तार लगे होते हैं क्योंकि वो ज़्यादा विद्युत खींचते हैं। तो उसी चीज़ को यहाँ पर आपको समझाया गया है। आगे लिखा है, विद्युत परिपथों को जोड़ने में उपयोग होने वाले तार संयोजी तार सामान्यतः गर्म नहीं होते हैं। इसके विपरीत कुछ विद्युत जो है संधियों के अवयव इतने अधिक तप्त हो जाते हैं कि आसानी से दिखाई देते हैं। विद्युत बल्ब तंतु इतने उच्च ताप तक जो है तप्त हो जाते हैं कि दीप्त जो है मतलब जो बल्ब जलता है होकर प्रकाश देना आरंभ कर देते हैं, जैसे टंगस्टन का तार होता है। ठीक है, वो क्या होता है, इतना तेज जलता है कि वो हमें प्रकाश देने लगता है। आगे लिखा है, बूझो विद्युत स्त्री का अवयव जो है नहीं देख पाया। पहेली ने उसे बताया कि जो है निमज्जन तापन जो है हॉट प्लेट, विद्युत स्त्री, गीजर, विद्युत केतली, हेयर ड्रायर जैसे विद्युत संधियों में जो है संधियों में अवयव के ऊपर जो है आवरण होता है। तो इसी चीज को यहाँ पर समझाया गया है। तो आपको वही समझाया गया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये जो है क्या है, ये विद्युत स्त्री है। इसी चीज का जो है नीचे का जो पार्ट होता है अंदर का, उसी चीज को यहाँ पर आपको दिखाया गया है। ठीक है, आगे लिखा है यहाँ पे, यदि किसी तार से बड़े परिणाम की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार इतना अधिक तप्त हो जाता है कि वह पिघल करके टूट जाएगा। किंतु क्या आप संभव है कि कोई तार पिघल कर न टूट पाए? तो वो आपका टंगस्टन का यूज करेंगे तो वो नहीं टूटेगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं बल्ब का जो है, ये आप देख सकते हैं बल्ब जो जल रहा है, जो इसमें जो जलता है यही आपका टंगस्टन होता है। यही टूट जाता है तो बल्ब क्या हो जाता है, उसे फ्यूज मान लिया जाता है। आगे लिखा है, जिस विद्युत परिपथ का उपयोग हमने क्रियाकलाप जो है 10.3 में किया था फिर से उसे बनाइए, परंतु इस बार सेल के स्थान पर 4 सेलों की बैटरी का उपयोग कीजिए। साथ ही नाइक्रोम तार के स्थान पर इस्पात स्टील बुल तार यह पतली जो है लड़ी बांधिए, और जो है जिसका उपयोग हम रसोई घरों में करते हैं। ठीक है, बर्तनों को साफ करने में करते हैं और जो है कि किराने की दुकान पर मिल भी जाता है। ठीक है, लिखा है आगे, दुकान उपलब्ध होता है। यदि कमरे के विद्युत पंखा चल रहा हो तो उसका स्विच ऑफ कर दीजिए। कुछ समय के लिए परिपथ से विद्युत धारा प्रवाहित कराइए। इस्पात जो है उड़ तार अथवा लड़ी का ध्यान से देखिए, नोट कीजिए क्या होता है। क्या इस्पात उड़ का तार जो है या लकड़ी पिघलकर टूटती है? तो बिल्कुल टूट जाएगी। ठीक है, आगे लिखा है, कुछ विशेष पदार्थों के बने तारों से जब अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह शीघ्र ही पिघल करके टूट जाते हैं। ठीक है, अगर विद्युत धारा कमजोर है तो क्या होगा, अगर उससे विद्युत धारा जब प्रवाहित होती है तो तार पिघल करके टूट जाते हैं और इन तारों का उपयोग विद्युत फ्यूज बनाने में किया जाता है। सभी भवनों में प्रत्येक विद्युत परिपथ में फ्यूज लगाए जाते हैं और प्रत्येक विद्युत परिपथ में से प्रवाहित की जा सकने वाली विद्युत धारा की कोई अधिकतम सीमा होती है जिसे हम उसमें जो है सुरक्षा पूर्वक प्रवाहित किया जा सकता है। यदि किसी दुर्घटनावश विद्युत धारा का मान इस सुरक्षा सीमा से अधिक हो जाता है तो तार जो है अति तप्त हो जाता है, मतलब बहुत तेज जलने लगेगा जिससे आग लग सकती है। ठीक है, क्योंकि इस पर लोड इतना ज्यादा हो जाता है कि वो जो है क्या होगा कि तार फट जाएगा या तार क्या होगा, जलने लगेगा। यदि परिपथ में
उचित फ्यूज लगा हो तो यह जो है पिघल जाएगा, जिससे परिपथ टूट जाएगा। अतः फ्यूज सुरक्षा युक्ति है जो विद्युत परिपथ की क्षति और संभावित आग के प्रति सुरक्षा प्रदान करती है। तो जो हम घरों में फ्यूज लगाते हैं वो सुरक्षा के रूप में लगाते हैं। आप जैसे इसको देख सकते हैं, ये जो है आग लगने से या चीज़ों को हमें क्या करती है, बचाती है, और ये जो है विद्युत को सही ढंग से घरों में या अन्य स्थानों पर पहुंचाने में भी काफी मदद करती है। आगे लिखा हुआ है, विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के फ्यूज उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, जैसे हमारे घरों में उपयोग होने वाले फ्यूज दर्शाए गए हैं, जैसे आपको मैंने दिखाया। तो ये फ्यूज जो है क्या है, हमारे घरों में यूज किया जाता है। तो अलग अलग स्थानों पे फ्यूज अलग अलग तरीके से लगाए जाते हैं। आगे लिखा है, हमने विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का जो है परीक्षण किया और इसका अपने लाभ के उपयोग कैसे करें, इसके बारे में हमें क्या क्या सीखना है, इसी चीज को यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, प्रकाश उत्पन्न करने के लिए जो है ताप दीप्त बलों का प्रायः उपयोग होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सीएफएल कहते हैं। लेकिन यह ऊष्मा भी देता है। इसका अर्थ यह है कि प्रयुक्त विद्युत का एक भाग ऊष्मा उत्पन्न करने में व्यय होता है। यह वांछनीय नहीं है क्योंकि इससे विद्युत की क्षति होती है। प्रदीप्त नालिकाएं जो होती हैं, फ्लोरोसेल ट्यूब लाइट जिसे आप यहाँ दे सकते हैं, ठीक है, तथा सहत प्रदीप्त लैंप जिसे हम सीएफएल कहते हैं, इससे बेहतर दक्ष प्रकाश स्रोत है। आजकल प्रकाश उत्सर्जक जो है डायोड एलईडी बल्बों का भी उपयोग बढ़ गया है। एक निश्चित तीव्रता का प्रकाश उत्पन्न करने के लिए ताप दीप्त बल्बों जैसे प्रतिदीप्त नालियाओं जिसे हम क्या कहते हैं, सीएफएल कहते हैं, ट्यूबलाइट कहते हैं, और सीएफएल लैंपों की तुलना में एलईडी बल्ब जो है विद्युत का कम उपयोग करते हैं। तो एलईडी बल्ब जो होते हैं वो कम विद्युत का उपयोग करते हैं, इसलिए आजकल जो है इसका प्रचलन क्या हो गया, काफी बढ़ गया है। इस प्रकार एलईडी बल्ब बहुत ही विद्युत दक्ष हैं और इसलिए इन्हें प्राथमिकता दी जाती है, जैसा मैंने आपको बताया है। ठीक है, आगे लिखा है, ऐसे विद्युत साधित और गैजेट को प्रयोग करने की सलाह दी जाती है जो विद्युत दक्ष हो। और भारतीय मानक ब्यूरो नई दिल्ली उत्पादों को मानक चिन्ह प्रदान करता है, जिसे हम मार्क कहते हैं, जो कि उत्पादों पर दिए गए जो है विनिर्देशों के अनुरूपता को दर्शाया गया है। इसी चीज को यहाँ पर आपको बताया गया है। ठीक है, आगे यहाँ लिखा है, विद्युत परिपथों में अत्यधिक विद्युत धारा प्रवाहित होने का एक कारण विद्युत तारों में परस्पर सीधा संपर्क हो जाना होता है। ऐसा टूट फूट अथवा तारों के विद्युत रोधन के हटने के कारण हो सकता है। इससे जो है शॉर्ट सर्किट हो सकता है। अत्यधिक धारा प्रवाहित होने का एक कारण यह कि सॉकेट से कई युक्तियों को संयोजित करना हो सकता है। जब हम एक ही सॉकेट से कई जो है विद्युत तार को लगाते हैं तो लोड जो है ज्यादा हो जाता है, तभी जो है शॉर्ट सर्किट हो जाता है। इससे परिपथ में अति भ्रामक हो जाता है और अपने समाचार पत्रों में इस तरह के जो है आग लगने घटनाओं को आपने कई बार पढ़ा भी होगा। ठीक है, उसी चीज को यहाँ पर बताया गया है। आगे लिखा है, सावधानी क्या लिखा है, कभी भी मुख्य परिपथ में संयोजित विद्युत फ्यूज की स्वयं जांच पड़ताल करने का प्रयास ना करें। तथापि आप विद्युत परिपथों की मरम्मत करने वाली दुकान पर जा करके और तब जो है इसको जो है मरम्मत कराएं और अलग अपनी तरफ से कोई कदम ना उठाएं जिससे आपको विद्युत जो है लग सके, क्योंकि ऐसा चीजों को हमें स्कूलों में, क्योंकि स्कूलों बच्चों के लिए है तो उनको समझाया जाता है। ठीक है, आजकल जो है इसका भी उपयोग होता है, एमसीबी का भी उपयोग होता है। लिखा है, आजकल फ्यूज के स्थान पर लघु परिपथ प्रच्छेदकों एमसीबी का उपयोग निरंतर बढ़ता जा रहा है। आप ये देख सकते हैं, जब किसी परिपथ में विद्युत धारा सुरक्षा सीमा से अधिक हो जाती है तो ये स्विच होते हैं जो स्वतः ही ऑफ हो जाते हैं। आप इन्हें इस जो है फिर से ऑन कर दें तो परिपथ पुनः पूरा हो जाता है। और जो है डब्बे पर भी आईएसआई चिन्ह अवश्य देखिए, ये आप देख सकते हैं। अगर आईएसआई का चिन्ह है, मार्क है, तो ये जो है पर्यावरण अनुकूल है और ये कप जो है ओरिजिनल माना जाता है। ठीक है, आगे लिखा है, सदैव आईएसआई चिन्ह वाले जो है उचित फ्यूजों जिनका उल्लेख किसी विशेष अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है का ही उपयोग करना चाहिए। फ्यूज के स्थान पर किसी भी तार अथवा धातु की पट्टी का कदापि उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोड इतना ज्यादा होगा कि जो है वो विद्युत को आग लगा देगा। ठीक है, उससे आगे लिखा है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है। तो उपयोग की जा चुकी जो माचिस की डिब्बी की जो है कार्डबोर्ड से ट्रे लीजिए, इसके चारों ओर विद्युत तार के कुछ फेरे लपेटिए, ट्रे के भीतर एक छोटी चुंबकीय सुई रखिए। अब इस तार को स्वतंत्र सिरों को जो है
जो जैसे चित्र में दिखाया गया वैसे उसको जोड़कर विद्युत सेल से संयोजित कर दीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको बताया गया है। ठीक है, ये आपका माचिस की तीली है और इसी से जो है चीजों को जोड़ के बताया गया, और ये आपका बल्ब है। ठीक है, आगे लिखा है जिस दिशा की ओर चुंबकीय सुई संकेत करती है उसे नोट कीजिए। चुंबकीय सुई के निकट एक छड़ चुंबक लगाइए, देखिए क्या होता है। जब चुंबक को हटाकर चुंबकीय सुई को ध्यान से देखते हुए स्विच को ऑन की स्थिति में लाइए। आप क्या देखते हैं, तो स्विच क्या होगा, वो हिलने लगेगा क्योंकि वह चुंबक लगा होता है। तो स्विच को वापस ऑफ की स्थिति में ले आइए। क्या चुंबकीय सुई वापस अपनी प्रारंभिक स्थिति पर आ जाएगी, तो बिल्कुल आ जाएगी, और इस प्रक्रिया को आप दोहरा करके कई बार इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो जब याद रखना, जब यहाँ से विद्युत जाएगा तो ये जो आपका ये है, ये आपका जो है चुंबक है, तो इसमें आके चिपकेगा या तो फिर हट जाएगा। उसी चीज को यहाँ क्रियाकलाप में बताया गया है। आगे लिखा है कि हम जानते हैं कि चुंबकीय सुई एक लघु चुंबक होती है जो उत्तर दक्षिण दिशा की ओर संकेत करती है। जब हम कोई चुंबक इसके निकट लाते हैं तो सुई जो है विक्षेपित हो जाती है। हमने यह भी देखा है कि जब चुंबकीय सुई के निकट रखे तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब भी सुई जो है क्या होती है, विक्षेपित हो जाती है, क्योंकि उसमें भी जो है खिंचाव होता है। क्या आप इन दोनों प्रक्षेपकों में कोई संबंध स्थापित कर सकते हैं? क्या किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह तार चुंबक की भांति व्यवहार करता है? बिल्कुल करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ लिखा हुआ है इसी प्रकार के प्रक्षेपण से जो है हैस क्रिश्चियन जो है आर्स्टेड नामक वैज्ञानिक जो है को भी आश्चर्यचकित किया गया। वह ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यह देखा कि जब भी किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उनके पास रखी चुंबकीय सुई भी विक्षेपित होती है, मतलब कि जो है विद्युत धारा से चुंबकीय सुई भी आकर्षित हो जाती है। आगे लिखा है अतः जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। वास्तव में विद्युत धारा का उपयोग चुंबकों के निर्माण में किया जाता है। तो आपको भी पता चल गया कि विद्युत धारा का उपयोग किसके निर्माण में, चुंबकों के निर्माण में भी होता है। क्या यह आपको आश्चर्यजनक नहीं लगता है? इसको करके भी आप देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। लिखा है विद्युत जो है चुंबक क्या होता है। लोहे की लगभग 6-7 सेंटीमीटर लंबी एक कील तथा लगभग 75 सेंटीमीटर लंबा विद्युत रोधी प्लास्टिक अथवा कपड़े से ढका हुआ एक जो है इनेबल लेपित लचीला तार लीजिए। इस तार को कुंडली के रूप में कील पर कसकर लपेटिए। तार के स्वतंत्र सिरों को किसी स्विच जो है से होते हुए जो है एक विद्युत सेल से उसको क्या कर दीजिए, संयोजित कीजिए, जैसे यहाँ पे किया गया है। ठीक है, यहाँ पे तार लपेट दिया गया है और इसको संयोजित किया गया है। ठीक है, लिखा है कुछ पिन इस कील के सिरे तथा इसके जो है निकट लगाइए। अब स्विच ऑन कीजिए और देखिए क्या होता है। क्या पिन कील को नोक से चिपकते हैं? तो बिल्कुल चिपक जाएगा। ठीक है, और स्विच ऑफ कीजिए तो वो क्या होगा, पिन से वो हट जाएगा। आप ये देख सकते हैं जो यहाँ पिन लगा है, जैसे विद्युत यहाँ पे चलेगी तो ऐसे विद्युत को जितने तार यहाँ लगे हैं वो सब खींच लेंगे। तो इसका मतलब है कि विद्युत में भी चुंबकत्व होता है। ठीक है, लोग सुना होगा जैसे वो लोग जब बिजली किसी को लगती है तो तार क्या करता है, विद्युत खींच लेता है। अगर ज्यादा वोल्टेज तार होता है तो वो किसी को भी खींच लेता है, तो उसमें इसका मतलब चुंबकत्व की जो है गुण पाए जाते हैं। तो आगे लिखा है याद रखिए इस क्रियाकलाप में एक बार में कुछ सेकंड से अधिक समय तक विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करनी है। यदि परिपथ को संयोजित छोड़ दें तो जो है सेल शीघ्र ही दुर्बल हो जाएगा, मतलब वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब विद्युत धारा में भी चुंबकत्व क्या होता है, पाया जाता है। ठीक है, आगे लिखा है उपरोक्त क्रियाकलाप में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कुंडली चुंबक की भांति व्यवहार करती है। जब विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त हो जाता है तो कुंडली का चुंबकत्व सामान्यतः क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इस प्रकार की कुंडली को विद्युत चुंबक कहते हैं और विद्युत चुंबकों को अति प्रबल बनाया जा सकता है। ये अत्यंत भारी बोझ उठा सकते हैं। क्या आपको कक्षा 6 की क्लास 10 में देखिए क्रेन के चित्र को याद कीजिए। ठीक है, इस प्रकार के क्रेनों के एक सिरे पर प्रायः एक प्रबल विद्युत चुंबक लगा होता है और विद्युत चुंबकों का उपयोग कबाड़ से चुंबकीय पदार्थों को पृथक करने के लिए किया जाता है। ठीक है, डॉक्टर दुर्घटनावश आंख में गिरे चुंबकीय पदार्थ के छोटे टुकड़ों को बाहर निकालने में इन्हें विद्युत चुंबकों का ही उपयोग करते हैं। तो डॉक्टर भी विद्युत चुंबक का उपयोग करते हैं जब आंख में कोई छोटा लोहे का की जो है उसमें कील चला जाता है। आगे लिखा है बहुत से खिलौनों के भीतर भी विद्युत चुंबक
लगे होते हैं तो विद्युत, याद रखना, चुंबकीय बल प्रदान करता है। आगे लिखा है विद्युत घड़ी क्या होता है। लिखा है हम सभी विद्युत घड़ी से भली बात परिचित हैं, जो है इसमें एक विद्युत चुंबक होता है। आइए देखें कि विद्युत घड़ी कैसे कार्य करती है। तो चित्र 10 जो है 2 में एक विद्युत घड़ी का विद्युत परिपथ दर्शाया गया है। इसमें लोहे के टुकड़े पर तांबे के तार की कुंडली लिपटी हुई है। विद्युत चुंबक के निकट लोहे की एक पत्ती लगी होती है जिससे एक सिरे से हथौड़ा जुड़ा होता है। लोहे की पत्ती के समीप एक जो है संपर्क पेच होता है। जब लोहे की पत्ती इस पेच के संपर्क में आती है तो विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है तथा कुंडली से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, आगे लिखा है जिससे वह विद्युत चुंबक बन जाती है। तब यह लोहे की पत्ती, आप यह देख सकते हैं, इसी चीज को यहाँ विद्युत घड़ी के रूप में दिखाया गया है। ठीक है, को अपनी ओर खींचती है। इस प्रक्रिया में पत्ती के सिरे से जुड़ा जो है हथौड़ा घंटी से टकराता है और ध्वनि उत्पन्न होती है। विद्युत जो है, अगर देखा जाए तो विद्युत जो घड़ी लगाई गई है, बनाई गई है, तो इसका भी उपयोग जो है एक तरह से क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रूप से बनाया जाता है। और जब ये इस पर टच करता है तभी जो है उससे क्या निकलती है, आवाज निकलती है। तो उसी को यहाँ बताया गया है। आगे लिखा है परंतु जब विद्युत चुंबक लोहे की पत्ती को अपनी ओर खींचता है तो यह परिपथ को भी मोड़ देता है। इससे कुंडली से विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त हो जाता है। या कुंडली जो है अब भी विद्युत चुंबक बनी रहती है, तो नहीं बनेगी क्योंकि वहां विद्युत धारा समाप्त हो जाती है। अब कुंडली विद्युत चुंबक नहीं होती है। यह लोहे की पत्ती को भी अपनी ओर नहीं खींचती है और लोहे की पत्ती अपनी मूल स्थिति में आकर के पुनः संपर्क पेच से स्पर्श करती है। इससे परिपथ फिर से पूरा हो जाता है और कुंडली से पुनः विद्युत धारा प्रवाहित होती है तथा हथौड़ा पुनः घंटी से टकरा कर मारता है या टक्कर मारता है और यह प्रक्रिया अति शीघ्रता से दोहराई जाती है। एक बार परिपथ पूरा होने पर हथौड़ा घंटी से टकराता है और इस प्रकार विद्युत घड़ी बजती है और चलती रहती है। तो इसी चीज को यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, यहाँ इंपॉर्टेंट नोट्स देख लेते हैं। लिखा है कि विद्युत अवयव को उनके प्रतीकों द्वारा निरूपित करना सुविधाजनक होता है। इसका उपयोग करके किसी विद्युत परिपथ को परिपथ आरेख द्वारा निरूपित किया जा सकता है। अगला पॉइंट है जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तार को तप्त कर देती है, मतलब वो गर्म हो जाता है। यह विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहलाता है। इस प्रभाव से बहुत ही से अनुप्रयोग हो सकते हैं। आगे लिखा है कुछ विशेष पदार्थों के बने तारों में से जब उच्च विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वे गर्म होने से पिघलकर टूट जाते हैं और इन पदार्थों का उपयोग विद्युत फ्यूज के निर्माण में किया जाता है जो विद्युत परिपथ को क्षति और आग से बचा देते हैं। आगे लिखा है जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है जिसे हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। तो विद्युत धारा में भी चुंबकीय प्रभाव होता है, ये बात याद रखना। ठीक है, आगे लिखा है लोहे के किसी जो है टुकड़े पर विद्युत रोधी तार से लिपटी विद्युत धारावाही कुंडली को विद्युत चुंबक कहते हैं और विद्युत चुंबक बहुत सी युक्तियों में प्रयोग किए जाते हैं। तो इसी चीज को यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन है लेकिन इसमें जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, इसमें हम लोग इसको छोड़ देंगे और इसको जो है आगे हम बढ़ेंगे। तो यहाँ लिखा है क्या आप जानते हैं विद्युत बल्ब के आविष्कार के श्रेय थॉमस एल्वा एडिसन को जाता है। यद्यपि इससे पूर्व भी अन्य वैज्ञानिक इस कार्य कर चुके हैं। एडिसन विलक्षण प्रतिभा के व्यक्ति थे। उन्होंने विद्युत बल्ब, ग्रामोफोन, चलचित्र कैमरा, कार्बन जो है प्रेषक सहित विभिन्न जो है लगभग 1300 आविष्कार किए थे। इन्हीं के आविष्कारों ने बाद में टेलीफोन के आविष्कार को जो है सुगम बनाया था। तो जो है थॉमस एल्वा एडिसन ने ही लगभग कहा, इनके बारे में कहा भी जाता है लगभग जब बल्ब का आविष्कार कर रहे थे लगभग 2000 बार इन्होंने प्रयोग किया था, तब इनको सफलता मिली थी और तब इन्होंने बल्ब को जला पाया था। ठीक है, तो इस चैप्टर में जितनी इंपॉर्टेंट चीज थी मैंने बता दिया। आपको इसी तरह का वीडियो लगातार मिलता रहेगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछिएगा तो उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।